जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आप भारतवर्ष में कोई सा भी एग्जाम देने वाले और वहां पर पॉलिटी आती है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। आज की क्लास के अंदर हम भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सारे अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपका भविष्य में कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। हर एक दोस्तों एग्जाम में यहां से सवाल बनने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। पहला हमसे दोस्तों पहला सवाल पूछा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। यानी कि दोस्तों किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध ये कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल नंबर 15। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आपको नोट करना है। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरी क्लास के अंदर मैं सवाल और उनसे संबंधित जो भी ऑप्शंस होंगे उनको सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं। हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसका मतलब क्या है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार। इसको आप लिखते चलेंगे, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का अधिकार कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 14 में है। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 16 इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है, आपको याद होगा सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण। यानी कि दोस्तों सरकारी नौकरी में आरक्षण, रोजगार के अवसर, इसको आप लिख लें। ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको भी आपको लिख के रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 17 बच्चे को पता है, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है, अस्पृश्यता का अंत। इसको भी आप लिख के रखें, क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 17। उम्मीद करता हूं आपने चारों सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। दोस्तों आपको बता दें उपाधियों का अंत ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 18। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अनुच्छेद 19(1)(a), इसमें दोस्तों क्या दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति के लिए बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, यानी कि दोस्तों स्पीच टू फ्रीडम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों किसके अंदर है, तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 19(1)(a). अनुच्छेद 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यह सवाल अब तक परीक्षाओं में कई बार बन चुका है एसएससी की। बात करते हैं अपराधों, इसको आप पूरा लिखेंगे, अपराधों हेतु दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इस सवाल को आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा। सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है। अनुच्छेद 21 इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप सबको पता होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 21। आई होप दोस्तों आपने चारों सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों आपको याद होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। और दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 21(a). आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। आर्टिकल नंबर 22 इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। इसको आप लिख के रखें, यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है। जितनी जहां पर मैं इंपॉर्टेंट लगाते चल रहा हूं उनको आप नोट करते चलेंगे। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, निषेध से संरक्षण।
इसको आप लिख लें, बहुत ही अच्छा सवाल है। अनुच्छेद नंबर 23 है दोस्तों, आपको मैं अनुच्छेद नंबर 23 और 24 आगे वाली स्लाइड में बताने वाला हूँ, इनको आप बहुत ध्यानपूर्वक समझें। दोस्तों, कारखानों में बाल श्रम का निषेध से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 है। दोस्तों, आपको बता दें अनुच्छेद 23 और 24 है, इनका संबंध किससे है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 23 और 24 है, ये होते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24 है। लेकिन दोस्तों, आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत क्या क्या आपसे पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए मानव अंगों की तस्करी, बलात् श्रम का निषेध, यानी कि दोस्तों अगर मानव अंगों की तस्करी, बलात् श्रम का निषेध और दोस्तों बेगार जो मजदूरी होती है, मजदूरी प्रथा, ये सब, इनका सबका उल्लेख दोस्तों कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 23। इसको तो आप रट डालें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। बात करते हैं अनुच्छेद 24 से दोस्तों, कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 24। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे पूरी बात को। तो मैंने आपको दोस्तों अनुच्छेद 23 में क्या बताया है, तो आपको ध्यान में रखना है मानव अंगों की तस्करी पर रोक, बलात् श्रम पर रोक, और दोस्तों जो बेगार मजदूरी होती थी पहले दोस्तों, जबरदस्ती जो मजदूरी कराई जाती थी उस पर रोक, ये सब कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 23। लेकिन आर्टिकल नंबर 24 में क्या लिया हुआ है कि कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध, यानी कि दोस्तों 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में कार्य नहीं करेंगे। कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 24। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 है। तो दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 है। इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये धार्मिक स्वतंत्रता। कौन से दोस्तों? धार्मिक। अगर आपसे पूछ लिया जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में। अब आपके ऑप्शन में चाहे 25 दे के रखे, चाहे 26 दे के रखे, चाहे 27 दे के रखे, चाहे 28 दे के रखे, चारों ही ऑप्शन आपके सही जवाब होंगे। अब दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 25, इसमें क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपनाए, ये उसकी फ्रीडम होनी चाहिए। इसको आपको नोट करके रखना है, ये अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ये सवाल भी एसएससी में 2 से 3 बार अब तक पूछा गया सवाल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद नंबर 30 और 31, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अनुच्छेद 29 में दोस्तों क्या कहा गया है? तो आपको ध्यान में रखना है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसको आप लिख लें, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 29 है। अति महत्वपूर्ण सवाल होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और आर्टिकल नंबर 30 में दोस्तों क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और दोस्तों प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। ये भी सवाल आपको ध्यान में रखना है, यानी कि दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उस पर प्रशासन कर सकते हैं। ये दोस्तों कौन सी आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 30 है। इसीलिए दोस्तों शिक्षा और संस्कृति से संबंधित आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 29 और 30। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। और आर्टिकल नंबर 31 ये दोस्तों निरस्त कर दिया गया, आप सबको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? यह सवाल अब तक कई बार रिपीट हुआ है। अनुच्छेद 32, 33, 34, 35 है। तो दोस्तों आपको याद रखना है संविधान की आत्मा, ये कौन से आर्टिकल को कहा गया है? आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है। इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और दोस्तों संविधान की आत्मा कहा किसने था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको आप लिख लें, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 तक, इसमें दोस्तों क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 32 से 35 तक, इसमें दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 37, 38, 39 या 39 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगाइएगा इस सवाल के ऊपर।
इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की दोस्तों श्रेणी में रखने वाले हैं इस सवाल को। समान न्याय, कौन सा दोस्तों, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 39 का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको नोट करके रखना है। आपको ऑप्शन में अनुच्छेद 39 ए भी लिख के आ सकता है, इसको भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 37, इसमें क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है अंतर्विष्टि तत्वों का लागू होना। आर्टिकल नंबर 37 ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दोस्तों आर्टिकल नंबर 38 लोक कल्याणकारी गवर्नेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। राज्य लोक कल्याणकारी, राज्य लोक कल्याणकारी गवर्नेंस, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 38 है। यह सवाल आपकी परीक्षा में कई बार अब तक पूछा गया सवाल है, इसको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है ग्राम पंचायत का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 40 में है। आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। ये सब सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। इनको आप दोस्तों नोट करते चलें, आपकी परीक्षा में 100% आपको नंबर दे के जाएंगे सवाल। अगर दोस्तों आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर कर दें जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। समान नागरिक संहिता यानी कि सिविल कोड, आपको याद होगा ये, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 44, 45, 47, 48 है। तो दोस्तों आपको याद रखना है समान नागरिक संहिता, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 44। और दोस्तों पूरे भारत में समान नागरिक संहिता कहां पर लागू है, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए ये केवल अभी गोवा में लागू है, और उत्तराखंड में इसको लागू करने की अभी बात चल रही है, अभी लागू नहीं हुआ है। ये सब बातें आपको करंट अफेयर के दौरान पता होनी चाहिए। अब दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं पोस्टमार्टम। इसमें दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ये आर्टिकल नंबर 45 में लिखा हुआ है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल नंबर 47 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जहां जहां पर मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उनको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें। आर्टिकल नंबर 47 क्या है, पोषण संबंधी अधिकार। दोस्तों जो पोषण संबंधी अधिकार हैं ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में है, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल नंबर 47, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल नंबर 48, इसमें क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन, इसको भी आप थोड़ा याद रख लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, यह सवाल भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा, इसको आप लिख के रखेंगे। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, चारों अनुच्छेद हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 48 का। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, और दोस्तों ये सब हमारे दोस्तों कर्तव्य होगा। और इसके अलावा आपको लिख के रखना है वन एवं वन्य जीवों का रक्षा, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, ये भी आर्टिकल नंबर 48 का में दिया हुआ है। तो आपको दो बातें याद रखनी है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये सब कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 48 का या ए। अब बात करते हैं 49, इसमें दोस्तों क्या हुआ है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये भी सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। स्मारकों, तो दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक हो गए, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और भी चीज़ें हो गई। राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं, इसका संरक्षण, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 49 में है, इसको भी आपको नोट करना है। आर्टिकल नंबर 50 में क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 50 है। आई होप दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये सवाल अब तक परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे सवाल में पूछ ले रहे भारत की विदेश नीति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51 में ही है, इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल को लेकर। आर्टिकल 51A मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। आर्टिकल नंबर 51A में क्या है? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ये दोस्तों कहाँ से लिए गए? तो आप सबको पता है ये दोस्तों रूस से लिए गए हैं। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 51A। ये सवाल अब तक परीक्षाओं में कई बार बन चुका है। आर्टिकल नंबर 52, इसमें क्या है? राष्ट्रपति का उल्लेख, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 52। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको और समझा देता हूँ आर्टिकल नंबर 51A को लेकर। आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इसको आप और समझ लें। आर्टिकल नंबर 51A ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से, आपको पता होगा। मूल कर्तव्य कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और दोस्तों कब का है? 1976 का है 42वां संविधान संशोधन। आप सबको पता है हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, फिर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है। और समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और दोस्तों प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और आर्टिकल कौन सा आया था? आर्टिकल 51A। आई होप दोस्तों आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ से 2 से 3 चीज़ें आपसे कई बार पूछी जाती हैं, आपको याद रखना है। आर्टिकल 51G, आर्टिकल 51G ये सवाल अभी हाल ही में MTS की परीक्षा में पूछा गया है। आर्टिकल 51G इसमें दोस्तों क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करना हमारा दोस्तों दायित्व होगा। ये सब दोस्तों कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 51G में है। इसको तो आप लिख के रखें, आपकी परीक्षा में 100% सवाल छपेगा। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 51I ये सवाल भी आपकी परीक्षा में अभी जल्द में ही पूछा गया है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 51I। ये 2 सवाल आपकी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं, तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। आर्टिकल नंबर 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 है। और दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था। और कौन से शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और दोस्तों 51G इसमें किसका उल्लेख है? प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत दोस्तों वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गई, वन्य जीव हो गया, इनकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व होगा। ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 51G में। आर्टिकल नंबर 51I इसमें दोस्तों कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51I। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें। बात करते हैं अगले सवाल को लेकर। राष्ट्रपति का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अब दोस्तों राष्ट्रपति की बात आई है, यहाँ पर राष्ट्रपति से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आप सबको पता है आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछ ले आर्टिकल नंबर 53 इसमें क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की, इसको आप लिखते चलें, संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 53 में है। आर्टिकल नंबर 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रेसिडेंट का निर्वाचन, इसको आप लिख के रखें, अच्छा सवाल है। आर्टिकल नंबर 55 में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की विधि है,
निर्वाचन की जो विधि है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इस विधि से दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आप सबको पता होगा। निर्वाचन विधि या निर्वाचन रीति, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 55, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति की शपथ, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 60, इनको आप लिखते चलें जो मैं बोल रहा हूँ। राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 60। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 61। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का क्षमादान कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 72। अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 71। और एक सवाल और बचता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश को जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 123। ये दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, आपको मैंने बता दिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। कमेंट करके बताएं भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति को लेकर। धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं, बस आप क्लास के साथ अंत तक बने रहें। उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 63। और वर्तमान में कौन है भारत के उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ जी। किसको हराया है? मार्गरेट आल्वा जी को हराया है। और कौन से क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। कौन से? 14वें क्रम के हैं। ये बात भी आपको नोट करनी है। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 64 आपकी एसएससी की परीक्षा में 3 से 4 बार पूछा गया सवाल है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, लगाइएगा स्टार। राज्यसभा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 64 में इसका उल्लेख किया गया है। इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले रहा है आर्टिकल नंबर 65, ये सवाल भी कई बार अब तक पूछा गया है। राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 65, इसको आप ध्यान में रखें। और आर्टिकल नंबर 66 ये महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 66 है। इसको भी आप थोड़ा याद कर लें, अच्छा सवाल है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं, लल्लन टॉप सवाल है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 73 में इसका उल्लेख किया गया है। इसको आप नोट करके रखें, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्टिकल नंबर 76, जो महत्वपूर्ण है मैं केवल उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं, बाकी सब सवाल दोस्तों आप सब देख रहे होंगे कि परीक्षाओं में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आर्टिकल नंबर 76 क्या है? भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। यानी कि दोस्तों वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। और दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79, 80, 81, 83। तो दोस्तों आपको याद होगा संसद, मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी सरला, ये ट्रिक तो आपको नोट करनी है। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, यानी कि संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 79 में है। इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों रा से राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 80, यानी कि राज्यसभा की संरचना कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 80। आर्टिकल नंबर 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। अब दोस्तों राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये सब बातें हमने डिस्कस कर चुके हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
संयुक्त बैठक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया? तो मैंने आपको कई बार अब तक बता चुका हूं और इससे संबंधित बनने वाले सवाल भी हमने कई बार डिस्कस किए हुए हैं। आर्टिकल नंबर 160, इसमें दोस्तों संयुक्त बैठक का उल्लेख है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आर्टिकल नंबर 110, इसमें क्या है? धन विधेयक की परिभाषा, यानी कि धन विधेयक, धन विधेयक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 110, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 112, इसमें दोस्तों क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम दोस्तों आप जिसको बजट भी कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 112 है। ये सवाल भी हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि हाई कोर्ट की स्थापना तथा गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अनुच्छेद 124, दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं होगा, यहाँ पर आप इसको सुप्रीम कोर्ट कीजिएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर इसको आप सुप्रीम कोर्ट कर लीजिएगा। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा इसका गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? हमने दोस्तों राष्ट्रपति की बात कर ली, हमने उपराष्ट्रपति की बात कर ली, हमने लोकसभा राज्यसभा की बात कर ली। अब दोस्तों बात करेंगे हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब चीज़ों को लेकर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है और इसका गठन है, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल नंबर 124 है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसी होगी, उनका गठन कितना होगा या उनके दोस्तों कार्यकाल कितना होगा, ये सबके सब आर्टिकल नंबर 124 में है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 125, इसमें क्या है? तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। ये न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या रहेगा? अनुच्छेद 129 है। ये क्या है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 129 है। अब दोस्तों याद कीजिएगा, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है। इसको आप नोट कर लें, सवाल अब तक कई बार परीक्षाओं में बन चुका है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 142, 143, 144, 145 है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 143 में है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है। और आओ दोस्तों, ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 143 से है। अब दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल नंबर 142, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। समान न्याय का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट को समान न्याय का अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 142। और अभी हाल ही में ये सवाल किसी परीक्षा में पूछा भी गया है। आर्टिकल नंबर 144, इसमें क्या है? सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, इसको आप ध्यान में मत रखना, मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल बना है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150, उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान में रखना है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, आपको याद होगा, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनसे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये तीनों ही आर्टिकल इनसे संबंधित हैं। तो आपको दोस्तों एक बात याद रखनी है, आर्टिकल नंबर 148 से, आर्टिकल नंबर 148 से 151 के बीच में ये सब किससे संबंधित हैं? भारत के CAG से संबंधित हैं। और वर्तमान में भारत के CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कमेंट करके बताएं आपको कि भारत के पहले कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में ये दोस्तों 149, 150 और 151 इनसे भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो इनमें दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, उनको भी आपको नोट करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इससे संबंधित अगर केवल आर्टिकल पूछा ना तो 148, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कर्तव्य हैं, उनकी शक्तियां, दोस्तों इनके जो कर्तव्य हैं और इनकी जो शक्तियां हैं, ये कौन से आर्टिकल में दी हुई हैं? आर्टिकल नंबर 149, इसको आप नोट करें।
भारत के सीएजी की दोस्तों जो शक्तियां हैं और उनके कर्तव्य हैं कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 149 है। और संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 150 है। इन सब बातों को भी आपको नोट करना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राज्यपाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों हमने राष्ट्रपति की बात कर ली, उपराष्ट्रपति की बात कर ली, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कर ली, अब हम बात करेंगे राज्यपाल है। दोस्तों राज्यपाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 153 है। इसमें दोस्तों राज्यपाल का उल्लेख है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अनुच्छेद 154 आपको ध्यान में रखना है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसकी दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अभी हमने दोस्तों पहले संघ की कार्यपालिका शक्ति पढ़ी थी, अब दोस्तों क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 154 है। अगर यही आपसे सवाल पूछ लिया जाता, आर्टिकल नंबर 155 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 155 के तहत है। आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, इसीलिए ये सवाल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अनुच्छेद 161 इसमें क्या, राज्यपाल का क्षमादान, इसको आप लिख लें, अच्छा सवाल है। और एक सवाल दोस्तों आपसे और पूछा सकता है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल नंबर 213 है। ये दोस्तों राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे सारे मैंने आपको नोट करा दिए। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 165 है, आर्टिकल 213 है, आर्टिकल 123, आर्टिकल 226 है। तो दोस्तों आपको याद रखना है राज्यपाल के महाधिवक्ता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 165। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अनुच्छेद 213 अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राज्यपाल के, इसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। और दोस्तों अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आर वेंकट रमणी, किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के। अनुच्छेद कौन सा था, 76। और दोस्तों राज्य में कौन है, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राज्यपाल के। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 165 है। 213 में क्या है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 123 क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। अनुच्छेद 226 इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% सवाल छपेगा इस स्लाइड से। दोस्तों राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 214 है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों बात करते हैं हाई कोर्ट को लेकर, यानी कि उच्च न्यायालय को लेकर है। जितने सवाल बन सकते हैं सारे नोट कराने वाला हूँ, इस स्लाइड के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 214। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 215 है। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 215 है। और हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, ये 6 प्रकार की रिट जारी करता है। यानी कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 6 प्रकार की। और किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 226 है। इस सवाल को आप लिख के रखें, आपकी परीक्षा में अभी हाल ही में सवाल पूछा गया है। और 226 का अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये दोस्तों निरस्त कर दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये सब सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों अनुच्छेद 215 में क्या है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 214 में क्या है, हाई कोर्ट, दोस्तों इसका उल्लेख हाई कोर्ट से संबंधित है। और 216 इसमें दोस्तों क्या है, हाई कोर्ट का गठन, उच्च न्यायालय का गठन, हाई कोर्ट का गठन, इसको भी आप लिख के रखें। दोस्तों कमेंट करके बताएं वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी हाई कोर्ट हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। जितने सवाल मैं आपसे पूछते चल रहा हूं उनके जवाब भी आपको कमेंट कर बताने हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये सवाल भी हमारे लिए लल्लन टॉप सवाल होगा, नोट कर लेना इसको। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 आई। ये सवाल अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है।
पंचायत से संबंधित आर्टिकल दोस्तों कौन सा है, आर्टिकल नंबर 223। इसमें दोस्तों पंचायत की परिभाषा दी हुई है, यानी कि पंचायत से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया था आर्टिकल 243A, इसमें किसका उल्लेख है, ग्राम सभा, लगाइएगा स्टार, इसको आप लिख के रखें। ग्राम सभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 243A, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्राम सभा, इसमें दोस्तों स्थानों का आरक्षण है, स्थानों का आरक्षण से संबंधित दोस्तों आर्टिकल कौन सा है ग्राम सभा का, पंचायत का, तो आपको ध्यान रखना 243D। पंचायत में स्थानों का आरक्षण कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 243D। 243I, ये सवाल भी हमारे लिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आई से दोस्तों क्या है, वित्त आयोग, इनकम, वित्तीय आयोग। पंचायतों का वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 243I। ये सब सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप नोट करके रखना, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 280। ये चारों अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 263। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। अनुच्छेद 266, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, संचित निधि, लगाइएगा स्टार, संचित निधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 266 है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अच्छा सवाल है, और ये दोस्तों संसद के द्वारा इसको खर्च किया जाता है। अनुच्छेद 267, इसमें क्या है, आकस्मिक निधि, इसको राष्ट्रपति के द्वारा खर्च किया जाता है। जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनमें दोस्तों ये आकस्मिक निधि ही खर्च की जाती है। आकस्मिक निधि, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 267 है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 280, इसमें किसका उल्लेख है, वित्त आयोग। इसको भी आप लिख लें, ये सवाल भी अच्छा सवाल है। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास के लास्ट में आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं, उसको आप सुनकर जाएं। अगर आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हो आने वाले किसी भी समय। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्न में से संपत्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302। तो आपको दोस्तों याद रखना है संपत्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 300A। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे, अच्छा सवाल है। दोस्तों संपत्ति, इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है, जल्दी से बताएंगे आप, भाग बताना है। आपको याद होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 का, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है, 1978 का। इसमें क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था। आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 300A। लेकिन दोस्तों इसका भाग कौन सा है, इसका भाग आपको कमेंट करके बताने हैं। जो भी सवाल मैंने आपसे पूछे हैं सारे सवाल आपको कमेंट करके बताने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे आपकी परीक्षा को लेकर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संघ और लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338A। दोस्तों आपको बता दें संघ और लोक सेवा आयोग, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 315। यानी कि दोस्तों जो यूपीएससी है इन सबका उल्लेख, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, इन सबका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 315 है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों आपको याद आ रहा होगा, इसमें किसका उल्लेख है, निर्वाचन का उल्लेख है। तो आपको दोस्तों या क्या लिखना है, निर्वाचन से संबंधित है ये, निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 324 है। ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इनको आप नोट कर लें। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 और 338A, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा हमारी परीक्षा को लेकर। आपको याद होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, पहले दोस्तों क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति था, और फिर दोस्तों होता है 100, दोस्तों आपको ध्यान में रखना 89वां, कौन सा, 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है, 2000
3। अब दोस्तों पूरा दोस्तों मुद्दा आपको समझाता हूँ। पहले क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति था, फिर होता है 89वां संविधान संशोधन 2003 में, और ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या बन जाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा हो जाता है, आर्टिकल नंबर 338A। अगर आपसे सवाल पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आपको जवाब देना है आर्टिकल 338 है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 338A। ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब तक परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संघ की राजभाषा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 343, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। संघ की राजभाषा हिंदी, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आप सबको पता है आर्टिकल नंबर 343। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों भाषाओं की बात आई है तो दोस्तों आपको मैं कुछ फैक्ट आपको और बताता हूँ। दोस्तों अनुसूची 8, अनुसूची 8 22 भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुसूची में, अनुसूची नंबर 8 है। दोस्तों हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको आप लिखते चलें। फिर दोस्तों 3 भाषाओं को नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इनको कब जोड़ा गया था, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और फिर 4 भाषाओं को बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली कब जोड़ा गया था, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार दोस्तों कुल 22 भाषाएं हो जाती हैं, इनको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों ऑप्शन में आर्टिकल 352, 356, 360 देकर रखा हुआ है। ये सवाल भी अब तक हमारी परीक्षाओं में कई बार बन चुके हैं। आर्टिकल 352 में क्या है, आपात की उद्घोषणा, ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपात दोस्तों राष्ट्रीय आपात कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 352 है। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 356, इसमें क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्टिकल 360, इसमें दोस्तों होगा राष्ट्रपति शासन। दोस्तों राष्ट्रीय आपात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 352। राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 356 है। और वित्तीय आपात कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 360 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वित्तीय आपात अब तक अपने भारत देश में एक भी बार नहीं लगा है। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, आपके संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हो सकते थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सारे आर्टिकल मैंने आज आपको नोट करा दिए। दोस्तों इस क्लास को लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है। अगर आपको क्लास पसंद आई, मेहनत पसंद आई है, तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लास के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपका आने वाले समय में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है, तो हमारे द्वारा जो क्लासेस डाली जा रही हैं, ये सभी परीक्षाओं को टारगेट करके डाली जा रही हैं। इन क्लासेस को आप जरूर से जरूर अटेंड करते रहें और इनके 1 लाइनर नोट्स के रूप में इनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको आप नोट करते रहें। 100% आपकी परीक्षा में सीधा सवाल आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी दोस्तों क्लासेस चलती हैं उनकी सारी PDF आपको दोस्तों विद आंसर की वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। इसकी भी मैं आंसर की वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।